हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। यूनियन बजट 2022 पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर है पहला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है, इन चारों में से आपको बताना है किसे कहा जाता है। मैंने बीपीएससी के रिगार्डिंग इसको तैयार किया है। यहाँ पर आपको ई ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक एक ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला है राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह को, पीसी महालनोबिस को और जेम्स विल्सन को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है कि भारत के बजट व्यवस्था का जो जनक है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। एक्चुअली जेम्स विल्सन जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और यह बजट जो है 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। 18 फरवरी 1860 को, ठीक है, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो ये हमारे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहे जाते हैं, जेम्स विल्सन। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया है। भी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में मैंने ऐड किया है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पेश किए हैं 2022-23 के लिए बजट। अब नेक्स्ट है तीसरा, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि कितनी बार अब तक जो है पेपरलेस बजट पेश हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, यानी 2 बार। अब तक सिर्फ 2 बार ही पेपरलेस बजट पेश हुआ है। आइए चौथा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022 किस वित्त वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो वर्तमान में जो बजट 2022 पेश किया गया है, ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए या 2021-22 के लिए, 2021 से 24 के लिए या 2023 के लिए, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त एक से अधिक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है 2022-23 के लिए। आप यदि उत्तर जानते हैं तो मन ही मन अपना देखते जाइए कि कौन सा उत्तर जानते हैं। जो नहीं जानते उसको सुनिए और जो जानते हैं उसको रिपीट करते जाइए कि ये उत्तर सही है। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आपका 30+ MCQ फॉर्म में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बजट से रिगार्डिंग, वो मैं करवा देने वाला हूँ। आइए अब अगला 5वां प्रश्न है, अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। पहला है निर्मला सीतारमण, दूसरा है आर.के. शनमुखम शेट्टी, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है मोरारजी देसाई। 5वां ऑप्शन ई जो है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक कुल 10 बार बजट पेश किया है। सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम है। अगला ये छठा प्रश्न है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है वार्षिक वित्तीय विवरण, विकल्प बी है आर्थिक सर्वेक्षण, विकल्प सी है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट और विकल्प डी है सकल घरेलू उत्पाद और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाता है विकल्प ई। ई में क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका एक से अधिक का मतलब हुआ ए और सी, ये दोनों है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो है इसी का हिंदी हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से तैयार किया गया, इसलिए विकल्प ई का भी मैंने आंसर लिया है। आइए अब नेक्स्ट है, यहाँ पर 7वां प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका विकल्प ए है अनुच्छेद 105, विकल्प बी है अनुच्छेद 51, विकल्प सी है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 124 विकल्प डी में है और विकल्प ई में है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जो संविधान में जिक्र है
वो अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, हमारे देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इससे पहले जितने भी वित्त मंत्री थे कहा जाता है कि वो पूर्णकालिक नहीं थे। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ए में है, बी में है सोनिया गांधी, सी में है सुषमा स्वराज और डी में है निर्मला सीतारमण। विकल्प ई में है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है निर्मला सीतारमण, जो पूर्णकालिक वित्त बजट पेश करने वाले पहले महिला है। उसके बाद आइए अब नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? नंबर 1 विकल्प ए है इंदिरा गांधी, नंबर बी है सुषमा स्वराज, नंबर सी है सोनिया गांधी, नंबर डी है रीता फारिया और विकल्प ई में इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर विकल्प ई होगा या फिर क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो 9 नंबर है, पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यहाँ पर एक आपको रेड कलर का दिख रहा होगा नहीं, तो आप को यहाँ पर रेड कलर यह कह रहा है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत आपके लिए करते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए कुछ हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट दीजिए, अपना उठाइए और लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट है 10वां है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण, दूसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा है आय व्यय का लेखा जोखा और चौथा है चमड़े का थैला और 5वां है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको लग रहा होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट के लिए ही कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण भी बजट के लिए कहते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा भी बजट के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है बजट शब्द का अर्थ, ये जो बजट है ना, ये शब्द का अर्थ एक ही होता है। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। ठीक है, एक्चुअली बजट जो है ना ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, FRENCH फ्रेंच भाषा से लिया गया है शब्द है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो इस शब्द का अर्थ यही होता है। ठीक है, इस शब्द का जो व्याख्या है, विस्तार है, वो सब कुछ हो जाए भले, लेकिन इसका शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होगा? चमड़े का थैला। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? रुपए लाख करोड़ रुपए में आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी विकल्प लाख करोड़ रुपए में ही दिए हुए हैं। पहला है 39.44, दूसरा है 37.50, तीसरा है 35.42 और चौथा है 29.86 और फिर ई विकल्प भी है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कि वर्तमान बजट जो है हमारे देश का 39.44 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होता है? आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, बी है सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सी है मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, डी है दस्तावेजों का विश्लेषण और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि वार्षिक बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर विकल्प ई सही जवाब है, क्योंकि ए, बी और सी तीनों जवाब सही है, सिर्फ विकल्प डी जो है ये गलत है। यानी दस्तावेजों का विश्लेषण जो है बजट का अर्थ नहीं है, बाकी सभी बजट का ही अर्थ है। इसी विवरण को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होता है कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजना पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और उसके खर्च का ब्यौरा ही बजट है। मंत्रालयों को उसके खर्च के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है वो भी वार्षिक वित्तीय विवरण में रहता है। तो इस प्रकार से विकल्प ए, बी, सी तीनों सही है और आपका बीपीएससी वाला ऑप्शन के हिसाब से विकल्प ई यहाँ पर सही हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 में अपना चौथा बजट पेश की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन जाता है
कि निर्मला सीतारमण ने कौन सा बजट पेश किया है, तो अपने जीवन काल का, अपने वित्त मंत्री सेशन का चौथा बजट पेश किए है। कह रहा इस प्रकार 4 बार बजट पेश करने वाली वह कवि महिला बन गई है। यानी कौन सी महिला बन गई है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो कौन सी महिला बन गई है? और ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाता है ई, इनमें से कोई नहीं, यानी वो पहली महिला बन गई है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जो कि 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक है, 4 बार बजट पेश करने वाली वह पहली महिला बन गई है। विकल्प में पहला नहीं है, इसलिए यहाँ आपका हो जाता है विकल्प ई आंसर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बीपीएससी के हिसाब से मैंने सेट किया है, इसलिए विकल्प ई को उत्तर के रूप में लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, देश के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो विकल्प 1 है, 2 है, 3 है और 4, और 5वां विकल्प भी है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर 3 ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने क्या किया है कि अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है, और तीनों प्रधानमंत्री गांधी परिवार से ही हैं। गांधी परिवार का मतलब महात्मा गांधी नहीं, गांधी परिवार से बोलने का मतलब है नेहरू जी के परिवार से। तो एक तो JL नेहरू हो गया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा कौन है? उनकी लाडली सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और तीसरा क्या है? तीसरा है मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। ठीक है, ये तीनों जो हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट पेश कर चुके हैं। तो तीनों का नाम मैं समझता हूँ याद रहेगा, क्योंकि एक ही परिवार से जुड़ाव है तीनों व्यक्ति का। आइए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो विकल्प 5 है आपके पास, RK शनमुगम शेट्टी, विकल्प बी है इंदिरा गांधी, विकल्प सी है राजीव गांधी, और विकल्प डी है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ऑप्शन सेट करने में भी मिस्टेक हुआ है। कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला, तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तो होगा ही नहीं, तब आपको अब 2 में से एक छांटना है या फिर ई विकल्प लेना है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 में से आपको अब उत्तर देने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है RK शनमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है RK शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, और यह तारीख थी 26 नवंबर कब हुआ था? 1947। ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था RK शनमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का मतलब और गणतंत्र भारत का मतलब यदि आप में से कोई नहीं जानते तो थोड़ा सा समझ लीजिए। स्वतंत्र भारत का मतलब हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ, और गणतंत्र भारत का अर्थ ये हुआ जब भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हुई, यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र घोषित हुआ, या इस दिन से क्या हुआ? संविधान लागू हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद से तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आपके पास 5 विकल्प है, RK शनमुगम शेट्टी, जॉन मथाई, DR गाडगिल और जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो पेश किए थे हमारे जॉन मथाई साहब ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, और ये तारीख थी 28 फरवरी 1950। ये था हमारा जब क्या हुआ था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कब से कर दिया गया? कब से किया गया? ठीक है, विकल्प ए है 1991 से, विकल्प बी है 2004 से, विकल्प सी है 2014 से, विकल्प डी है 2017 से, और विकल्प ई भी है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी 2017 से। मतलब बजट पेश करने की पहले जो तारीख हुआ करता था वो 28 फरवरी। आप देख रहे हैं पीछे मैंने अभी बताया 28 फरवरी से जब गणतंत्र भारत का बजट पेश हुआ तब से जो है बजट जो है 28 फरवरी को ही पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से क्या हो गया कि यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। आइए अब क्वेश्चन अगला है 18 नंबर। बजट 2022-23 के अनुसार कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों आदि पर सीमा शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो अब जो है
हीरे और मतलब पॉलिश किए गए हीरे है, कटे हुए हैं हीरे, रत्न है आदि, इस प्रकार से जो भी है, तो उसका सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 4% कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन पर मैंने मौका नहीं दिया, सीधे आंसर ले लिया। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाता है कि 4% कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ठीक है, कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जो है कितना प्रतिशत रखा है। आपके पास 5 विकल्प है। पहला है 9.5%, दूसरा है 7.6%, तीसरा है 6.4% और चौथा है 4.6%। और पांचवा विकल्प भी आपके पास है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाता है 6.4%। यानी फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है? आय और व्यय का जो अंतर होता है ना, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को जो लक्ष्य रखा है ये 6.4% रखा है। आंकड़ेगत प्रश्न आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका डाटागत प्रश्न है, 7% है यहाँ पर, और ये भी आपका आंकड़ेगत प्रश्न है। 6.4% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है बजट 2022-23 में। आइए अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, बजट 2022-23 में सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का जो है लक्ष्य रखा गया है। विनिवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। ठीक है, आइए इस पांचों विकल्प के बाद मैं थोड़ा सा विनिवेश पर चर्चा करूंगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन के। आइए उसके बाद पहला विकल्प यहाँ पर है 1.5 लाख करोड़, दूसरा है 1.75 लाख करोड़, विकल्प तीसरा है 2.1 लाख करोड़ और चौथा विकल्प है 65,000 करोड़ और पांचवा विकल्प भी है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर 65,000 करोड़। अच्छा, विनिवेश पर मैंने कहा थोड़ी सी बात सुन लीजिए। विनिवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जो सरकारी उपक्रम की कंपनियां हैं जो वर्तमान में कम उससे या तो मुनाफा हो रहा है या फिर वो घाटे में चल रही है, उस कंपनी को सरकार या तो पूर्णतः बेच देगी या फिर उसका कुछ शेयर, कुछ हिस्सा उसका क्या करेगा, बेच देगा। इसी को बोलते हैं विनिवेश। ठीक है, तो कितने रुपए का सामान जो कह रहा है सरकार की हम बेच देंगे, तो 65,000 करोड़ रुपए का सामान जो है बजट 2022-23 में कहा कि हम बेच देंगे, या तो पूर्णतः बेच ही देंगे या फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो बेचेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि एक रेल हालांकि पूरा तो बिकने वाला अभी तत्काल नहीं है, लेकिन उदाहरण आप अच्छी तरह से समझेंगे, वर्तमान घटना है ये। जैसे मान लिया जाए कि रेल है और रेल को सरकार क्या कर रही है कि हम इसका कुछ शेयर जो है कि बेच देंगे। तो शेयर बेच देने के बाद तो जितना बेच देगा उतना शेयर पर सरकारी नौकरी तो नहीं आएगी, यानी विनिवेश जब बढ़ेगा तो सरकारी नौकरियां में क्या होगी, कमी होगी। प्राइवेट सेक्टर का जो है कि वो मजबूत होगा। प्राइवेट सेक्टर में जानते हैं कि नौकरियां तो बिल्कुल मिलती है, लेकिन आपका नौकरी पक्की नहीं होती है। कभी भी आप यदि काम करने में सक्षम नहीं हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आपको आराम से भगा दिया जाएगा, जिससे काम होगा वो काम करेगा। यानी भारत धीरे धीरे जो है अब काम पर टिकाऊ हो रहा है। सरकार जो है अपने उपक्रम को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर अग्रसर कर रहा है। तो ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबर है। तो खैर कोई बात नहीं, जो सरकार की नीति है उसी में हम आपको चलना होता है। मैं एक वीडियो आपको बनाकर दूंगा कि क्या हमारे लिए उपयोगी है इस बजट में और क्या नहीं। ठीक है, मध्यम वर्ग परिवार के लिए यह कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, इस पर मैं एक वीडियो में चर्चा करूंगा, देखना नहीं भूलिएगा। लेकिन आइए फिलहाल चलते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। विकल्प ए है 5.25 लाख करोड़, विकल्प बी है 7.89 लाख करोड़,
विकल्प सी है 8.98 लाख करोड़, विकल्प डी है 6.99 लाख करोड़ और विकल्प ई भी है। इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है 5.25 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। यानी हम सैन्य साजो सामान जो खरीद करेंगे इसमें हम लोग कितना 5.25 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। यहाँ पर मैं ध्यान दे आपको थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ बहुत छोटा, कि इस बार के बजट में 5.25 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए यह दिया गया है, लेकिन इस पर मेक इन इंडिया पर विशेष फोकस किया जा रहा है। यानी अब जो रक्षा पर जो निवेश किया जा रहा है उसके मैक्सिमम चीज कोशिश किया जा रहा है कि भारत खुद बनाए, भारत में ही उसका निर्माण हो। आप जानते हैं कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए सौदा किए हम, तो ये अच्छा डील है भारत के लिए। तो इस प्रकार के काम भारत में विशेष जोर दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस है रक्षा मंत्रालय में, ये जो है यहाँ पर। ठीक है, आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है? तो विकल्प ए है 100, विकल्प 2 है 600, विकल्प सी है 400 और विकल्प डी है 200। तो कितने वंदे भारत ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है? तो 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है बजट 2022-23 के दौरान। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में, यानी अभी वर्तमान में 22-23, 2025 तक में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर अभी जितनी भी है इसमें 400 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत कम संख्या में चल रहा है, 1-2 संख्या में ही चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप ट्रेन का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और यात्रा करने में आपको समय कम लगेगा और सुविधा भी होगी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान किया गया है? तो यहाँ पर देखना है, आपके पास 4 विकल्प है। विकल्प ए है एक स्टेशन एक उत्पाद, दूसरा है कवच, तीसरा है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और चौथा है नई वंदे भारत ट्रेनें। तो आपको बताना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान किया गया है। और विकल्प ई भी है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प ई, क्योंकि इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी आपका केंद्रीय बजट जब 2022-23 पेश किया गया तो इसमें रेलवे के लिए इन चारों योजनाओं यानी एक स्टेशन एक उत्पाद, कवच, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और नई वंदे भारत ट्रेनें, जो अभी ऊपर में 400 ट्रेनें चलाने की बात हुई, ये चारों रेलवे ने पेश किया है। अब होता क्या है, एक स्टेशन एक उत्पाद, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि अलीगढ़ का ताला है, तो अलीगढ़ का ताला रेलवे जो है उसको अलीगढ़ से ही उठाकर जहां देना होगा यानी आप बुक करवा सकते हैं। जैसे कि बिहार है, पटना है, तो पटना में किसी चीज़ का उत्पादन अधिक हो रहा है तो वहाँ से उसकी क्या होगे कि हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इसके लिए समस्याएं बढ़ जाती थी, उत्पादन हो रहा है और उसको बाहर भेजने की सुविधाएं कम थी। लेकिन अब क्या किया गया, इसको थोड़ा सा सुलभ किया गया, आसान किया गया। कवच क्या है कि रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है कवच योजना चलाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति योजना क्या होता है? पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसके तहत ये कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति को 7 अलग अलग जो है इंजन मिलाकर चलाते हैं, जो सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जल मार्ग और जो है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। तो ये है आपका पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। और वंदे भारत ट्रेन एक नई किस्म की ट्रेन है जो थोड़ा सा देखने में भी स्टैंडर्ड है, 17 से उसका स्पीड भी ज़्यादा है और उसका वजन थोड़ा, ये जो अभी वर्तमान में ट्रेन है इससे कम है। ठीक है, तो उसमें कम ईंधन भी, कम फ्यूल भी खपत होगा, कम ऊर्जा खपत होगी और तेज गति भी उसकी तेज होगी। तो इस बात को, सभी बात को मद्देनज़र जो है कि ये वंदे भारत ट्रेन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। बजट में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए इसमें हुई कमाई पर कितना टैक्स लगाने की बात कही गई है? तो 20%, 30%, 40%, 50%। तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले से जानकारी होगी और नहीं जानते तो जानिए कि 30%। यानी कहा गया है सरकार के द्वारा कि बजट में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए इससे जो कमाई होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक रोचक बात है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार वैध घोषित नहीं किया है और इसको अवैध भी नहीं कहा है।
कहा है कि क्रिप्टो करेंसी यदि यूज करते हैं तो इसको हम ना तो वैध कहेंगे ना अवैध कहेंगे, सिर्फ यदि यूज करिएगा तो इस पर हम टैक्स जरूर ले लेंगे। ऐसा हालांकि कम होता है, जो चीज़ वैध होता है उसी पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन सरकार की एक नई नीति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, यह किस तकनीक पर आधारित होगी? ये भी एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या उसी से मिलती जुलती बातें हैं। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वह किस तकनीक पर आधारित होगी? विकल्प एक है रोबोटिक तकनीक, विकल्प बी है बिटकॉइन तकनीक, विकल्प सी है ब्लॉकचेन तकनीक, विकल्प डी है डिजिटल तकनीक और विकल्प ई भी है। इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ इसका उत्तर सही जवाब होता है ब्लॉकचेन तकनीक पर ये आधारित होगी, जो हमारा भारत का एक प्रकार से कहिए कि वही है, क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन इसको बोलेंगे डिजिटल करेंसी। ये किस पर आधारित होगी? तो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी डिजिटल करेंसी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 27 है। बजट 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विकल्प ए है 1 क्लास 1 टीवी, विकल्प बी है ई प्रयोगशाला, विकल्प सी है डिजिटल विश्वविद्यालय, विकल्प डी है ई विषय वस्तु और विकल्प 5वां ई भी है। इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प ई, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कैसे? तो सभी चारों विकल्प यहाँ पर सही है। सभी नई योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई है। 1 क्लास 1 टीवी योजना भी लाई गई है। अब टोटल टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ा करके 200 कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें टोटल इस पर आधारित 200 चैनलें जो है आपके टीवी पर भी आएगी। ई प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला जो आपका लेबोरेटरी है उसमें क्या होगा, इंटरनेट पर आधारित होगी, आप ऑनलाइन प्रयोगशाला का प्रयोग करेंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय यानी कि आपको कहीं जाने की विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। तो डिजिटल विश्वविद्यालय। अब ई विषय वस्तु यानी कंटेंट जो है, जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसका कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है वो भी आपका इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चारों विकल्प यहाँ पर सही है, यानी बीपीएससी के आंसर में विकल्प ई सही पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि बजट ड्राफ्ट पेपर जो है यह किस रंग का होता है। आप यदि निर्मला सीतारमण जी को आते हुए देखे होंगे तो हाथ में एक लाल जैसा बैग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कहा कि बजट ड्राफ्ट पेपर, आप तुरंत आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं लाल रंग, लेकिन ये सही नहीं होगा। तो आपके पास 5 विकल्प है, पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, काला रंग और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि इसका सही उत्तर हो जाता है नीला रंग। बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। आइए अब आज के अंतिम पेपर पर, अंतिम पेज पर आकर हम लोग अटके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बजट में अगले 3 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की संख्या कितनी होगी, ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर है आपका 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो विकसित किए जाएंगे। सही जवाब है आपका। मैंने ऑप्शन आपको नहीं सुनाया, डायरेक्ट आंसर दे दिया। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है केंद्रीय बजट में देश का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9%, 9.5%, 9.27% और 11%। कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? और आपका ई विकल्प भी है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 9.27%। केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है, इस बजट के अनुसार जो हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर है वो 9.27% रहने का अनुमान लगाया गया है। मेरा बजट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि यह वीडियो, ये जो केंद्रीय बजट वर्तमान में पेश किया गया है 22-23 के लिए, वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मजे आएंगे सुनने में, बिल्कुल सुनना नहीं भूलिएगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।